नमस्कार, मैं जनभक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से कहावत है कि कुछ लोग काम करते हैं और कुछ लोग काम करने का ड्रामा और रोना रोते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले जो 3 से 4 लॉकडाउन हुए, इसमें सबसे ज़्यादा काम करने वालों में, सबसे अच्छा काम करने वालों में गिने जाने लगे और उनकी तारीफ भारत से लेकर विदेशों तक हुई। 20 करोड़ से ज़्यादा के प्रदेश का मुख्यमंत्री इतने अच्छे तरीके से इस पूरे के पूरे माहौल को संभाल पाया और उसने उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से सीमित रखा गया उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों को, वो भी एक बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय कार्य था। जबकि छोटे छोटे प्रदेशों में ये स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह हो गई थी, उत्तर प्रदेश जिसमें कि भारत के ही कई राज्य समा सकते हैं, उस प्रदेश ने इस महामारी से लड़ने में सबसे ज़्यादा अगुवा की भूमिका निभाई। और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जो घोषणा की है वो भी एक तरीके से प्रशंसनीय कदम है, क्योंकि जब कोरोना के बाद अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3 की बात हो रही है तो तमाम राज्य अपने यहाँ रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जनता के ऊपर तमाम टैक्सेस लगाने की तैयारी कर रहे हैं। और कुछ राज्य हैं जो राज्य भी नहीं है, केवल नगर राज्य हैं, वो तो भीख का कटोरा हाथ में लेकर सीधे तौर पर खुलेआम केंद्र सरकार से भीख सी मांगते हुए भी नजर आ रहे हैं। और ऐसे राज्यों को भी एक करारा जवाब दिया है योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ ने आज घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में कोई भी नया टैक्स लगाकर जनता पर बोझ नहीं डाला जाएगा, लेकिन हम अपने प्रदेश की जो स्थिति है उसको बेहतर बनाने के लिए हर प्रकार से कोशिश करेंगे और अपने यहाँ जो 30 लाख श्रमिक प्रवासी जो नागरिक हैं उत्तर प्रदेश के, वो वापस आ चुके हैं, उनको भी समायोजित करने की भी हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं। उसको लेकर 7 लाख लोगों की तो नियोजित करने के लिए बातचीत भी हो चुकी है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रदेश के अंदर लाखों लोगों को मनरेगा के तहत रोजाना रोजगार दिया जा रहा है, वो भी गौर करने वाली बात है। और इसमें प्रवासी के तौर पर दूसरे राज्यों से लौट कर आए हुए नागरिक भी शामिल हैं। सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ ने ये कहकर और ये करके ये दिखा दिया है कि केवल रोना रोने से समस्या का समाधान नहीं होता है, बल्कि अलग तरीके से हटकर थोड़ी मेहनत से काम करने से ये सब संभव हो पाता है। आगे उन्होंने कहा कि किसी भी प्रदेश से उत्तर प्रदेश में आने वाले या जाने वाले व्यक्ति को रोका नहीं जाएगा, प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, बशर्ते कि वो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई सभी दिशा निर्देशों को अच्छी तरीके से मानते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर मास्क लगाना, ये सारी चीज़ें होने पर, और अगर बॉर्डर जहाँ तक सवाल चल रहा था कि क्या नोएडा और गाजियाबाद में चेकिंग हो रही है उसका क्या होगा, तो उन्होंने कहा स्थानीय प्रशासन अपने यहाँ की स्थिति के हिसाब से उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली कर सकता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अंतर्राज्यीय बसें भी चलेंगी और किसी भी बस में खड़े होकर चलने की इजाज़त नहीं होगी, सभी लोग बैठकर जाएं। ऑटो रिक्शा टैक्सी वगैरह में भी लोग बैठकर ही जाएं। किसी भी तरीके के पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं थी, चूँकि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो फ़ायदा भी उत्तर प्रदेश के ही नागरिकों को सबसे ज़्यादा हुआ है। और उसके सहयोग से हम अपने प्रदेश को दोबारा से पटरी पर लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आगे उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो बड़ी गैदरिंग को होने से रोकने के लिए केंद्र सरकार का निर्देश है, तो कोई बड़ी गैदरिंग नहीं होगी। स्कूल कॉलेज खुलने की बात है वो अनलॉक 2 में खुलेंगे और उससे पहले जो भी रेस्टोरेंट से लेकर सैलून तक और दूसरी दुकानें हैं उनको खोलने की इजाज़त मिलेगी। साथ ही साथ लॉकडाउन 30 जून तक उत्तर प्रदेश में जारी रहेगा, जैसा कि केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है। लेकिन उसके साथ साथ हम अपने अस्पतालों को बेहतर बनाने में कामयाब हुए हैं। और उसके अलावा जिस तरीके से नए नए हमारे यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग कर्मी हैं, उन सभी ने जिस तरीके से इस बीमारी से लड़ने में एक अच्छी भूमिका निभाई है और उत्तर प्रदेश में इस बीमारी को उस हद तक नहीं बढ़ने दिया है, तो निश्चित तौर पर वो बधाई के पात्र हैं और हम उनके सहयोग से इस बीमारी को पूरी तरह से कंट्रोल करने में कामयाब होंगे, इसकी भी उम्मीद लगाई जा सकती है।
साथ ही उन्होंने विपक्ष के उन लोगों पर भी सीधा निशाना साधा, तंज भी कसा और इसमें सबसे आगे तो प्रियंका वाड्रा को ही रहना था। उन्होंने कहा कि जो लोग ट्विटर पे समाज सेवा करने का और कोरोना महामारी में योगदान देने का दावा करते रहे हैं, उन्होंने अभी तक किसी भी गरीब व्यक्ति को एक पैकेट खाना भी नहीं दिया है, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। पहले उन्होंने बस की गंदी राजनीति की और बस के नाम पर ऑटो से लेकर स्कूटर तक और स्कूटी तक के नंबर उस लिस्ट में थमा दिए गए थे और ड्रामा किया गया था कि बसें हम आपको दे रहे हैं, जबकि कोटा से जब छात्रों को हम लेकर आए थे तो उन्हीं की प्रदेश सरकार ने जो बर्ताव किया था वो भी पूरे देश ने देखा है। और जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने 36 लाख का बिल उत्तर प्रदेश सरकार को थमाया था, बाद में उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसका भुगतान भी कर दिया था, लेकिन प्रियंका वाड्रा की तरफ से उसमें न तो कोई हस्तक्षेप सामने आया था, न कोई टिप्पणी सामने आई थी और ना ही प्रियंका वाड्रा ने यह कहने की कोशिश की थी कि राजस्थान सरकार को इन बसों का किराया नहीं वसूलना चाहिए, क्योंकि वो छात्र राजस्थान में फंसे हुए थे। राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि उन छात्रों को उनके घरों तक पहुंचाया जाए, जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने किया था जब उन्होंने नेपाल के छात्रों को जो उत्तराखंड से आकर लखनऊ में फंस गए थे उनको नेपाल तक भेजने का प्रबंध किया था, बसें अपनी लगाकर। सीधे तौर पर उन्होंने जो बहुत सारी बातों को लेकर आगे बात की कि किस तरीके से एमएसएमई सेक्टर ने जो प्रवासी आए हैं उनको लेकर अब एक अच्छा संकेत दिया है। उसके अलावा माइग्रेशन कमीशन बनाने की वजह से भी उनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल रही है और जिस तरीके से हमने स्किल मैपिंग का प्रोग्राम चलाया है उससे भी जो हमारे नागरिक हैं जो पहले दूसरे प्रदेशों में काम करते थे उनके पास क्या क्या स्किल्स हैं और किस किस स्किल्स में उन्हें ट्रेन किया जा सकता है, अगर नहीं भी है तो ये भी हम उस स्किल मैपिंग के द्वारा जानने की कोशिश कर रहे हैं। और रेवेन्यू को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हम किसी तरीके का कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाना चाह रहे हैं जिस तरीके से दूसरे राज्यों में लगाया गया है। हम जानते हैं कि हमारे प्रदेश के नागरिक पहले से ही इस लॉकडाउन की वजह से उनको आर्थिक रूप से काफ़ी क्षति उठानी पड़ी है और ऐसी स्थिति में अगर हम एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे, उनके ऊपर भारी बोझ डालेंगे तो निश्चित तौर पर उनको इससे पारिवारिक जो उनका बजट है वो बिगड़ेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है कि किसी भी तरीके का नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो विपक्ष के लोग हैं वो राजनीति न करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये संकट की घड़ी है, उन्हें सरकार की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन वो मदद करने के बजाय सरकार की जो काम थे उनमें भी अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रहे थे और बेकार का ड्रामाबाजी करने की कोशिश कर रहे थे जो ठीक नहीं है। और उनके सारे के सारे ड्रामे फर्जी निकले, सारी उनकी पोल खुली, लेकिन फिर भी वो माफ़ी नहीं मांगेंगे क्योंकि उनका ये पुराना सगल है, पुरानी आदत है और कांग्रेस का फर्जीवाड़ा करना पुराना एक विरासत रही है। कांग्रेस पार्टी जब से शुरू हुई है तब से इसमें फर्जीवाड़ा करने का ड्रामा होता रहा है, खासकर आज़ादी के बाद से, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी शुरू हुई थी तो एक अंग्रेज़ ने शुरू की थी और किसी और वजह से शुरू की थी। बाद में इसमें लाल पाल बाल जैसे जो उग्र दल के नेता आए उन्होंने इस पार्टी को राष्ट्रवाद की तरफ मोड़ा था, अन्यथा उससे पहले ये केवल अंग्रेज़ों की चाटुकारिता करने का काम करती थी। और उसके बाद भी जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा के बाद राजीव और उसके बाद सोनिया ने इस पार्टी का जो बंटाधार किया वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो सीधे तौर पर एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो लगातार काम कर रहे हैं और इसी कोरोना महामारी के बीच जब उनके पिताजी की डेथ हुई थी, पिताजी की मृत्यु हुई थी, तब वो अपने काम को समझते हुए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए वहाँ भी अपने घर भी नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने अपने जो कर्म था उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण माना था और काम में लगे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बगल में एक छोटा सा नगर राज्य है जहाँ पर हर जगह अव्यवस्था फैली हुई है और उसकी वजह से उत्तर प्रदेश में भी तमाम कोरोना वायरस फैलने में काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली से प्रवासी मजदूरों को भगाया गया और अफवाहें फैलाई गई और इन अफवाहों के लिए अभी पिछले दिनों कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें एफआईआर में उसका नाम आया था, क्योंकि ये अफवाहें फैलाने में कांग्रेस ने
काफ़ी योगदान दिया था। मजदूरों को उनके घरों से ये कहकर बुलाया गया था कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आपको गाजीपुर जो सब्जी मंडी है उसके पास से बसों में आपके गांव भेजेंगे, लेकिन बाद में पता चला ये खबरें झूठी थी। तो सीधे तौर पर ऐसा ही पहले आम आदमी पार्टी ने किया था और बाद में आम आदमी पार्टी तमाम प्रचार करती रही। उसके मुख्यमंत्री ने यह तक दावा किया कि वो कोरोना से 4 कदम आगे है, लेकिन आज का हाल ये है कि अपने आप को नफ़े की सरकार चलाने वाला मुख्यमंत्री बताने वाला अरविंद केजरीवाल आज केंद्र सरकार से कर्मचारियों की सैलरी के नाम पर 5,000 करोड़ रुपए की भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। ये वही केजरीवाल है जो कहता था कि मैं नफ़े की सरकार चलाता हूँ, मेरी सरकार फायदे में चल रही है और इसीलिए मैं फ्री में महिलाओं को बसों में यात्रा करा रहा हूँ, फ्री में बिजली पानी दे रहा हूँ और मेरा बस चलेगा तो मैं मेट्रो भी फ्री कर दूंगा। लेकिन अब सबको पता चल गया है कि ये फ्री का ड्रामा क्या था और फ्री के नाम पर दिल्ली के खजाने को किस तरीके से खाली किया जा रहा था। जय हिंद, जय भारत।